हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा मस्त। एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं लाइव। तो इस दौरान मैं कुछ रिविजन्स कर रहा था, तो सोचा कि कुछ चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाई जाए। जैसे मैं इतिहास का एक चैप्टर पढ़ाई कर रहा था ब्रिटिश विस्तार। एक्चुअली जब हम लोग अपनी तैयारी के दौरान हिस्ट्री को 4 भागों में बांट के देखते हैं। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड है मेडाइवल, थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री और फोर्थ है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मैं अपना आधुनिक भारत रिवीजन कर रहा था, तो उसी दौरान तो ब्रिटिश विस्तार यानी एक बोला जा सकता है कि आधुनिक भारत को हम लोग मेनली 4 फेज में पढ़ सकते हैं। या तो यूरोपीय कंपनी का आगमन, या तो मुग़लों का पतन, या क्षेत्रीय विस्तार, या ब्रिटिश विस्तार। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश विस्तार से कि आखिरकार ब्रिटिश विस्तार कैसे, कब, कहाँ कहाँ भारत में इन्होंने अपना आगमन किया, कैसे कैसे इन लोग का आगमन हुआ, कैसे इन्होंने छोटे से क्षेत्र की शुरुआत कर पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो इसी में देखते हैं कि ये आखिरकार यूरोपीय का आगमन, इन्होंने कौन कौन से राज्य को जीते। इन राज्य जो एक्चुअली भारत में जो राज्य थी, इनकी क्या कमजोरी हुआ करती थी, जिसके कारण ब्रिटिशों का भारत पर नियंत्रण करना काफ़ी आसान हुआ। और कर्नाटक के 3 युद्ध के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। और उसके बाद हम लोग बंगाल विजय, मैसूर के 4 युद्ध के बारे में देखेंगे, वेलेजली, मराठों का युद्ध, उत्तर पश्चिमी साम्राज्यवाद, और पंजाब विलय और सिंध विलय। तो यहीं से एक्चुअली बोला जाता है डलहौजी, ये साम्राज्य विस्तार की नीति भी हम लोग इसी में देखने जाएंगे। एक्चुअली यूरोप, अफ्रीका और एशिया, क्या वो जो यूरोपीय जो देश है, उनका संबंध तो प्राचीन काल से ही हम लोग के साथ रहा है। क्योंकि प्राचीन काल से ही एशिया से मसाले हो गए, कपड़े हो गए इत्यादि के व्यापार हुआ करते थे, जो कि तुर्की के रास्ते होकर जाते थे। और ऐसा देखा जा सकता है इन सब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा था तो शुरुआती तौर में इटली या तुर्की को हो जाता था। तो आखिरकार 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में पुनः जागरण देखने को मिलता है। ये पुनः जागरण तो देखने को मिलता है उसी स्थान में। पुनः जागरण काल के दौरान में कई परिवर्तन भी दिखाई दिए, जैसे कि भौगोलिक खोज, धार्मिक सुधार आंदोलन इत्यादि। इन्हीं कारणों से लेकर क्या हुआ कि जब इनका परिवर्तन हो रहा था, तो विशेषकर पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड इत्यादि देश समुद्र मार्ग से व्यापार करने के लिए इन्होंने मार्ग खोजा। और धीरे धीरे इसी क्रम में 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश हो गए, हॉलैंड, फ्रांस कंपनी का भारत में आगमन हुआ। इन्होंने जो कंपनियां आई थी, इन्होंने भारतीय शासकों से भारत में व्यापार केंद्र खोलने की अनुमति मांगते हैं। अनुमति भारत शासकों द्वारा भी दी जाती है। वो कई अवसरों पर ये भारतीय शासकों से युद्ध भी करते हैं, ब्रिटिश वाले, क्योंकि इनको अपना प्रभुत्व दिखाई दे रहा था कि अपना प्रभुत्व होगा तो हम भारत पे धीरे धीरे कब्जा करके इनका शोषण किया जाएगा। इन्हीं व्यापारिक कंपनियों ने 18वीं सदी के मध्य आते आते ब्रिटिश जो कंपनी थी, इनके कई केंद्र स्थापित हो चुके थे भारत में, जैसे बॉम्बे, कोलकाता, सूरत, पटना, हुगली, मद्रास इत्यादि जगह। इन कंपनी का मुख्य उद्देश्य तो मसाला और व्यापार को था, ताकि अधिकाधिक मुनाफा ये लोग अर्जित कर सकें। और व्यापार संतुलन तो भारत के पक्ष में ही था। ब्रिटिश
सहित अन्य सभी की कंपनी की इच्छा थी भारत पर नियंत्रण स्थापित करके और भारतीय राजस्व से ही भारतीय उत्पादों को खरीदा जाए और अन्य देशों में बेचा जाए। प्रारंभिक जो सदी थी जब इन कंपनियों का आगमन हुआ तो शुरुआती समय में इन लोगों को सफलता नहीं मिली, लेकिन 18वीं सदी के मध्य आते आते परिस्थितियाँ अंग्रेज़ों के विस्तार के अनुकूल थी। अंग्रेज़ों ने इसका खूब लाभ उठाया। आखिरकार देखा जा सकता है 18वीं सदी में भारतीय राज्य क्या क्या थे, इसका मेनली संक्षेप करेंगे कि भारतीय सदी मतलब 18वीं सदी में भारतीय का क्षेत्र राज्य संक्षेप में वर्णन करेंगे यहाँ पे। और जब हम लोग उसका क्षेत्रीय राज्य विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे तो हम उसके बारे में आगे देखेंगे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1760 में, तो क्या होता है उसके बाद से मुगल परवर्ती या मुगल पतन का काल इसको हम लोग मेनली बोल सकते हैं। और इसके बाद से पहले ही कई राज्य स्वतंत्र हो चुके थे और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे सभी छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और 1739 में नादिर शाह जो भारत पर आक्रमण किया था करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को हराया भी था इसने। और 1748 से लेकर 1767 तक अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत पर नॉर्थ और वेस्ट के रास्ते इन्होंने कई बार आक्रमण भी किया। बोला जाता है कि 1750 तक का आते आते मुगल की जो पहचान थी एक नाम मात्र और सांकेतिक शक्ति के रूप में रह गई थी और इनकी जो सत्ता है पूरे भारत से हट के दिल्ली, इलाहाबाद के इत्यादि आसपास के इलाकों में आकर समेट कर रह गई थी। और ऐसा देखा गया कि कई राज्य का उदय हुआ, जैसे हम लोग देख सकते हैं बंगाल जो है उनमें नवाब का शासन, अवध में नवाबों का शासन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी आज का जो है फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज वाले इत्यादि इलाकों में। और फिर जाटों का उदय हुआ जो कि भरतपुर और मथुरा वाला इलाका है। राजस्थान में कई छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ, मारवाड़, मेवाड़, आमेर इत्यादि। और बोला जाता है कि 18वीं सदी तक लंबे समय तक पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता रही और फिर उसके बाद से महाराष्ट्र, गुजरात वाले इलाके में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ भी मराठों का नियंत्रण पूर्णतः हो चुका था। कर्नाटक या तमिलनाडु में नवाबों का शासन था। मैसूर में हैदर अली या टीपू शाह का शासन था। केरल में भी कई छोटे छोटे राज्य उदय हो चुका था। आखिरकार ये छोटे छोटे राज्य का ये स्वतंत्र हुआ कैसे, इनमें क्या कमी थी, इनकी क्या मंशाएं हुआ करती थी, ये लोग हम लोग एक बार जानेंगे आखिरकार इनका मकसद क्या था। जैसे देख सकते हैं कि मुगलों का पतन के बाद क्षेत्रीय राज्य का युग क्या था। इनके बीच क्या था, इनके बीच ये था जब मुगल का पतन होने लगा तो भारतीय राज्य के बीच साम्राज्य विस्तार को लेकर विवाद होने लगा। ये लोग अपने अपने क्षेत्र बढ़ाने के विस्तार के चक्कर में एक दूसरे पर लगातार आक्रमण करते रहे। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष इनका हमेशा जारी रहा और इसी चीज़ को लेकर अंग्रेज़ों ने बखूबी फायदा उठाया, जिसे हम गुटबंदी के तौर पे भी देख सकते हैं। और ऐसे बोला जाता है मुगलों के पतन के पश्चात भारतीय में जो सबसे शक्तिशाली थे वो मराठे थे, लेकिन मराठों को भी एक सफल नेतृत्व ना मिल पाना और अंग्रेज़ों का एक योग्य हो पाना जिसके लिए वो भारत पे नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं सफल भी रहे। और हम लोग देख चुके हैं 1739 में करनाल का युद्ध, 1768 से लेकर 1767 तक 1748 से लेकर 1767 तक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगातार अस्थिरता रही भारत में। और देख सकते हैं भारतीय राज्य में एकता की भी कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसका फायदा बखूबी दूसरे उठाएंगे। तो यहीं से देख सकते हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे कैसे राज्य को स्थापना किया। हम लोग थोड़ा सा परिचय ले देंगे यहाँ पे। पहले कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए थे ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच।
क्योंकि ये जो युद्ध था ये अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और वर्चस्व को लेकर युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध इसलिए भी था, ये दोनों अपने अपने वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे भारत में, जिनकी वर्चस्व रही। और इसी दौरान जो प्रथम युद्ध था कर्नाटक में 1746 से लेकर 1748 में, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इस युद्ध को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विस्तार का भी माना जाता है। मैं बोला कि इन दोनों की युद्ध का महत्व, लड़ाई के कारण थे महत्वाकांक्षा और वर्चस्व। और इस युद्ध को आखिरकार रोका भी गया था 1748 में एक्स ला सापेल, जो कि जर्मनी में है, इसके संधि द्वारा समाप्त हुआ था। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था। तो मैं जहाँ तक मैं सही मैं बताना चाहूँगा कि उस समय कर्नाटक के राजा हुआ करते थे नवाब ओनरुद्दीन, और उनके सेनापति थे महफूज। इनकी काफ़ी बड़ी संख्या सेना आई थी फ्रांसीसियों के सपोर्ट करने के लिए। तो ब्रिटिश उस समय जो 900 एक्चुअली जहाँ तक हमको याद है 930 सेना के आसपास रही होगी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की। तो इसमें ब्रिटिश कहीं ना कहीं निर्णायक अपना योगदान देते भी हैं। और इसी दौरान हम लोग ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो एकता की कमी होती है, एकता की कमी से ही बाहरी लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अक्सर बोला गया है, अक्सर कृष्ण जी भी कहते हैं कि एकता हमेशा बनाए रखिए आप लोग, एकता की कमी होगी तो आप लोग का पतन कब हो जाएगा कि कोई जान भी नहीं सकता। और इसी दौरान 1749 से 54 के बीच में कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है। फिर से वही महत्वाकांक्षा और वर्चस्व को लेकर युद्ध था। इस दौरान हैदराबाद और कर्नाटक में लड़ाई लड़ी गई थी। हैदराबाद और कर्नाटक में जो लड़ाई लड़ी गई थी, हैदराबाद में थे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। जो नासिर जंग थे वो उनको सहयोग मिला था ब्रिटिश द्वारा, और कर्नाटक के अनरुद्दीन थे उनको भी सहयोग था ब्रिटिशर्स द्वारा। और जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी सपोर्ट किए थे मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के बीच। और अक्टूबर में फ्रांसीसी गुट की जीत हुई 1749 में। अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसी गुट की जीत हुई। अंग्रेज़ों को इसका बहुत अपमान हुआ, उनको बहुत अपमान फील हुआ। और आगे हम लोग इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे, इस पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग का धन्यवाद।